हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए हम देख रहे थे फेब मंथ का विजन आयस मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि विजन आयस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ की मैगजीन होती है जहाँ पर ये हर टॉपिक को फ्रैगमेंट में इस तरीके से तोड़ देते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और इस तरीके से जो है आपके लिए यहाँ पर ये मैगजीन आती है। क्लियर? ये मैगजीन अक्सर जो है मंथ एंड के 20 से 25 डेज बाद आती है। अगर मानिए अभी हम फेब मंथ देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आज अप्रैल जो है आने पे है। तो अब ये आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा एक लैग रहता है कि ये इशू इसमें जरूर होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, तो इस पे हम डेफिनेटली रिलाय कर सकते हैं। क्लियर? इसमें जो है हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है, और इसमें अब हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या यहाँ पे बेनिफिट है, या अगर आप खुद मैगजीन पढ़ रहे हैं या फिर बाकी एस्पिरेंट्स भी पढ़ रहे हैं, तो ये हम बाकी लोगों से बेहतर कैसे हो पाएंगे, उसके लिए भी अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हम इस तरीके से क्या करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस कहाँ से लाते हैं, ये प्रॉपर वहां पे न्यूज चैनल्स, न्यूज की जो वेबसाइट्स होती है, पीआईबी, योजना, ये सब वहां से सारे इंफॉर्मेशंस जो है आपके लिए आते रहते हैं। कैसे होते हैं ये आपको दिखाना चाहूंगा मैं। जैसे कि अब इसी में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे अभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर की बात की गई है, तो आप ये देख सकते हैं पीआईबी का न्यूज है। करेक्ट? ये इसके बारे में, तो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन जो है उठा के आपके लिए लाई गई है। अगर हम अगला कुछ देखें बजट में, तो ये देखिए, यहाँ पे हम प्रॉपर सर्च किया आर्टिकल को, यहाँ पे ये चीजें आई है निकल के कि क्या है क्या नहीं है, क्या कहीं कुछ कमी रह जाती है। इंडियन नेबर फर्स्ट पॉलिसी की अगर बात की जाए, तो इस पे जो है न्यूज सेक्शन में जाके सारे यहाँ पे खंगाल के देखे गए हैं कि कहाँ पर क्या बेटर है, क्या सही है, क्या नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर मोदी साउथ एशिया की अगर बात की जाए, तो इनका एक अलग सेंटीमेंट की तरह ये बात कर रहे हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, बल्कि आर्क ऑफ हॉस्टिलिटी हो गई, कि मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ये सब चीजें। तो किसी का ये कहना है फ्रंट लाइन में, कहीं पे कुछ और कहना है। आप अगर इसी पे ही अगर चले जाइएगा पाकिस्तान टुडे उनके चैनल पे, तो उनका कहना है कि इंडिया हैज वेरी एंशियंट ड्रीम टू establish itself as a regional power in its geopolitical context of South Asia, but the country's recent foreign policy failures and deteriorating relationship, इसके कारण जो है इम्पैक्ट और निगेटिव होते चले जा रहा है। ओके, तो सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, तो सब परसेप्शन समझना जरूरी है, तभी जाके आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझ पाएंगे। ठीक है? तभी जाके आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझ पाएंगे। ओके, तो अभी तक अगर आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, ताकि जो नोटिफिकेशन बेल है आपके पास यहाँ पर आते रहे। ठीक है? साथ में जो है यहाँ पर एक मेंबरशिप के बारे में आपसे यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि देखिए, इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे ज्वाइन बटन है। ओके, अब इस ज्वाइन बटन में क्या रहेगा कि आप जो है सिर्फ 29 रुपीज पर मंथ में आपको करंट अफेयर्स एक टोकन अमाउंट, ताकि ये इनिशिएटिव जो कंटिन्यूअसली चलते रहे, इतना जो रिसर्च करते हैं सब कुछ आपके पास आता है, पीडीएफ भी जो है आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट के एक्सेस सिर्फ 29 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा। इसके साथ बाकी अगर बताएं, तो देखिए, यूपीएससी एमसीक्यूज, अब इसमें पीवाई क्यूज आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में जो है विजन आईएएस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व कराए जाएंगे। इसके साथ जो हम हमारे खुद के जो टीम है जो एमसीक्यूज वो बनाती है, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि आपको करंट अफेयर्स ये तो रहेगा ही, इसका एक्सेस साथ में एमसीक्यू का रहेगा। ओके, इसके बाद इसमें जो है पॉलिटी का एक्सेस होगा, पूरा पॉलिटी की 25 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो ये आपका प्रीलिम्स 2025 के पहले ही वैसे हो जाएगा। ओके, तो हम इस तरीके से स्पेस में जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें करंट अफेयर्स का एक्सेस होगा, साथ में एमसीक्यू का भी एक्सेस होगा, मतलब एक प्रीवियस वन का एक्सेस इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। ओके, इसके बाद जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एमसीक्यू, ये सिर्फ 399। अब इसमें तो एक मंथ का सर ये भी नहीं होता है ना, बच्चों की भी कोचिंग नहीं होती है, बट हमारा एक सिंपल सा उद्देश्य है कि पैसे कभी बेड़िया ना बने। आपको जो चाहिए आप देखें। इनफैक्ट सबसे अच्छी चीज भी यहाँ पर यह है कि ये सब लेक्चर्स जो है, कुछ डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। ऐसा नहीं है कि सब पहले आपको ये लेना ही पड़ेगा उसके बाद ही आप देख सकते हैं। तो आप जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, आप जाके वहां पर देखें। ठीक है? आप उसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि अगर आप चैनल पे हैं, चैनल पे आप ऐसे क्लिक करें, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं। ओके, तो आपको मिलेगा कंप्लीट पॉलिटी,
इकोनॉमिक फाउंडेशन, तो आप एक आध जो है वो चला के देखे आप, फिर उसके बाद जो है आपको वहां से वो एक्सेस वगैरह बाकी सब कुछ मिलने लगेगा। आई बात समझ में? तो ये है, इतने कम प्राइस में आपके लिए सब किया गया है। इसका रीजन ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका ये चाहना होता है कि सर, एक तो बाकी कोचिंग सबसे पैसा ले लेती है, नहीं ना, वो सब दिक्कतों को समझने के बाद ही हमसे पैसा तो ले लेती है, और उसके बाद वो डेमो भी नहीं पहले देते। तो आपके पास डेमो है, ओके, आपके पास जो है यहाँ पर डेमो से लेके सब कुछ अवेलेबल है। ऑलरेडी आप यहाँ पे 2 साल से हमारे साथ हैं ही। वी हैव अ टीम ऑफ नाउ 15,000 प्लस। तो इसको आप एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं ले, ये जो भी चीज बताई जा रही है आपके बेनिफिट के लिए बताई जा रही है, सो दैट यू कैन फोरकास्ट कि हाँ, यहाँ से रह के हम क्या कर सकते हैं और क्या बेटर हमें मिल रहा है, वो बताना बहुत जरूरी है कि नहीं? ये परसेप्शंस के साथ जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर, अगर कुछ कमियां रह गई तो हम इस तरीके से यहाँ पे दे दे रहे हैं। तो अगर आप इसको एडोब रीडर में आप पढ़िएगा तो आपके पास भी हाईलाइटेड सीधे पीडीएफ मिल जाएगा, रिवीजन के लिए आसान है। साथ में ये सब कुछ भी जो है आपको मिल जाया करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आशा बैच ज्वाइन करें, तो वो बैच भी जो है हमारा स्टार्ट हो गया। उसकी भी खासियत है, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देना चाहेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड है, 100+ लेक्चर्स आपको मिलेंगे। यही लेक्चर्स जो है यहाँ पर ज्वाइन बटन के थ्रू आपको एक्सेस हो पा रहा है। बट यही जो रहेगा आपका 18 मंथ्स का एक्सेस रहेगा, और वो जो है अभी आप लेने पे सिर्फ 4,999 रुपीज में। ओके, इसमें सबसे अच्छी चीज है व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, 1 to 1 कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर रहेंगी। तो आप चाहते हैं अगर ये लेना, तो आप यहाँ पर ये यूपीआई पे कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ जो है आपको एक्सेस, पीडीएफ एंड ऑल सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपने एक ही मंथ में पढ़ लिया, है ना, जब जिन लोगों को मान लीजिए एक ही मंथ में पढ़ना है, हम नहीं चाहते किसी को भी कोई इश्यू हो फाइनेंशियल या कुछ भी, इसलिए हम ये चीज करके, अगर मान लीजिए किसी ने ये 1 मंथ में पॉलिटी खत्म कर दी से, तो वो उनका इसी में ये काम खत्म हो जाएगा 299 में। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको बार बार रिवीजन करना है एंड ऑल, तो फिर वो हमारे पास बैच है, वहां से कर सकते हैं। 1 टाइम चाहिए यहाँ पे, या फिर आप कंसिस्टेंटली अगर ये लेके रखेंगे 399, तो आपके पास वो कंटिन्यूस उसका एक्सेस बना रहेगा। तो आप एक बार रिवाइज करें, 1000 बार रिवाइज करें, ठीक है? तो ये जो है आप सब यहाँ पर ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पे कर सकते हैं, आपको जो चाहिए उस हिसाब से यू कैन ज्वाइन। ठीक है, चलिए अब एक ही बार में सारे एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कर दिए हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है बताना, ताकि आपको समझ में आए कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। अब देखिए, जो पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, ये जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो क्या रहा है ना। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि न्यूज में है क्यों। ये इकोनॉमिक सर्वे के कारण न्यूज में है। ओके, इनका कहना है कि अब ग्लोबलाइजेशन की जगह, जहां पहले ग्लोबलाइजेशन था, अब क्या हो रहा है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। अभी आपको अगर यहाँ पे समझाया जाए तो देखिए, पहले क्या था, ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, जिसमें सारी कंट्रीज हैं। अब ये बिजनेस कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है, एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाकी चीजें चल रही हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हम अच्छे से जानते ही हैं। अब क्या हुआ कि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन कुछ ऐसे, इनका यहाँ पे ये बताना है कि पहले जो है यहाँ पर, मानिए ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ कि चाइना जो है एक सुपर पावर बन गया प्रोडक्शन में। हम भी जो है काफी अच्छा कर रहे हैं सर्विसेज में, हम सर्विसेज में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहा है कि बाकी जो कंट्री है वो सोच रहा है कि अगर मुझे प्रोडक्शन में लिंक करना है, तो मैं अपना जो बिजनेस चाइना के साथ कर लूंगा, सर्विस करना है तो इंडिया के साथ कर लूंगा। ओके, पहले एक जो प्रॉपर ग्लोबल वर्ल्ड देखा जाता था, अब वो फ्रेगमेंटेड देखा जा रहा है। आई बात समझ में? वो जो है फ्रेगमेंटेड देखा जा रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। और दूसरा सोच रहे हैं कि यार हम दूर से क्यों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले, हम आजू बाजू वाले देश में डाल देते हैं, भले उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो उनके पास। उसको भी बोला गया नियर शोरिंग, कि आप आसपास की कंट्री में डाल दो, तो इससे क्या होगा, अब इसके भी अपने फायदे हैं कि आपको टाइम कम लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, आपको टाइम कम लगेगा अगर आपको वही चीज वापस अपने देश में इंपोर्ट करनी हो तो। तो ये सब जो चीजें हैं, फ्रेंड शोरिंग, कि अगर यूएसए बोलेगा नहीं यार भारत हमारा अच्छा देश है, चाइना से हमारे ज्यादा पंगे चलते रहते हैं, तो हम हमारे फ्रेंड वाले कंट्री में ज्यादा डालेंगे। अब भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं है, वो भी एक बात हो जाती है, हालांकि वी आर डेवलपिंग ऑन अ वेरी फास्टर रेट। तो अब ये जो चीजें हैं,
यहाँ पर फ्रेंड शोरिंग में कैसे कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने बोला कि सॉरी यूएसए ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं हम चाइना से कुछ कंपनी उठा के भारत में लाके डालेंगे। जैसे एप्पल ने बोला कि वो शिफ्ट कर रहा है सम ऑफ इट्स आईफोन प्रोडक्शन टू इंडिया फ्रॉम चाइना, क्योंकि इंडिया में वैसे भी आईफोन का पागलपन है वो नो डाउट। और साथ में जो है अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम शिफ्ट कर रहे हैं आईफोन प्रोडक्शन इंडिया में चाइना से। ठीक है, तो किसी कंट्री का लॉस किसी का फायदा, बट उतने टाइम में क्या हुआ यहाँ पर, जो प्रोडक्शन जो यूनिट है वो कहीं ना कहीं कम हुए, है कि नहीं। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कंट्री के बीच में, तो वही बात चल रही है कि अब कहीं ना कहीं जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की बात आ गई है, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आई बात समझ में। फ्रेंड शोरिंग एक रीजन हो गया, नियर शोरिंग जो है आसपास का वो रीजन हो गया। कोई सोच रहा है कि अगर हमें कुछ ये प्रोडक्शन करवाना है तो चाइना ठीक है, सर्विस कराना है तो इंडिया ठीक है। तो मतलब एक ये हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये इस पे जो है प्रॉपर ये आर्टिकल है। अब इकोनॉमिक सर्वे पे हल्का सा हम देख लेते हैं कि ये इकोनॉमिक सर्वे क्या है ना, इसके बारे में तो ज्यादा कुछ यहाँ पे पता है नहीं है। तो ये जो है इट्स अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट है फॉर एक्सेसिंग कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। तो कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ को एक्सेस करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे हर बार आता है बजट के समय। अब ये जो है कौन पब्लिश करता है, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और यहाँ पे जो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है, फ्रंट शोरिंग, नियर शोरिंग, ये सब मेंस आंसर राइटिंग में लिखिएगा, प्रीलिम्स में इट कैन बी आस्क्ड, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वे क्या करता है कि वाइटल रोल देता है कि भाई पॉलिसी किस तरीके की होनी चाहिए। हम सर्वे करके आए, ये कमियां है, ये अच्छा है, तो इस तरीके की पॉलिसी बनाओ तो बेटर है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे होता है। ओके, जिसपे मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स कैसे होंगे, मेन फाइनेंस रिलेटेड है ना, इकोनॉमिक से वर्ड ही आता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे किया जाए, फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोजेक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो है मेटिकुलसली बहुत हार्ड वर्क किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, वर्किंग अंडर गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। किसके गाइडेंस में, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केस में। और जब ये कंपाइल हो जाता है तब ये जो है यूनियन बजट में पेश किया जाता है। आई बात समझ में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये याद रखना है, ठीक है। डिपार्टमेंट ये है, मिनिस्ट्री ये है। क्लियर, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, लगता बहुत सिंपल सा है, बट इसी में फिर क्या होता है, इश्यूज हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये जो चीजें यहाँ पर हो गई। अब देखिए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीईएफ, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। तो क्या क्या रीजन है फ्रेगमेंटेशन के, जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट, कंट्रीज आर इंक्रीजली फॉर्मिंग इकोनॉमिक ब्लॉक। आप आपस में जैसे कि अब इंडिया भी कोशिश की, क्वाड ही देखिए, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, जापान, ये भी जो बना रहे हैं कि तरीके से जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद जो है रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म। अब मल्टीलेटरलिज्म भी काफी ज्यादा वीक हो गया है। अब जो है सब आपस में अपना ही गुट बना बना के जो है काम कर रहे हैं। ओके, इसके बाद इकोनॉमिक ब्लॉक्स बन गए। तो इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनने के कारण क्या हो गया, जो पहले जितना ज्यादा एफडीआई होता था, ये नहीं सोचते थे लोग कि यही करना है या वही करना है, या जरूरत है नहीं है, इतना ज्यादा ये नहीं था। तो इसके कारण अब क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट विथ एलाइज ही में कर रहे हैं, एलाइज के ही कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण भी जो है कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि एक जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन आ गया है। इंडिया जो है, इसमें इम्पैक्ट है इंडिया को भी, ऑब्वियसली बात है। ये जो पहले 5 ट्रिलियन 28 के आसपास सोचा है और 6.3 ट्रिलियन 30 के पास, वो थ्रेटन हो सकता है। क्योंकि अब अगर आप इतना ज्यादा इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन में रहिएगा, रिलोकेशन होगा, तो इसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक आउटपुट लॉसेस होंगे, कि जहां पर जो काम हो सकता था वो नहीं हुआ। अगर मान लीजिए किसी चीज में, इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, सब बढ़िया है, कोई कंट्री सोच रही थी इंडिया से करेंगे और ये चीज हम उनसे ले लेंगे, पर अब वो सोच रही है कि नहीं, हमारा ये जो है नियर बाई कंट्री नहीं है, या फिर जो है हमारा फ्रेंड शोरिंग टाइप कंट्री नहीं है, तो हम दूसरी जगह जाएंगे, से इंडोनेशिया। बट इंडोनेशिया के पास वो इंफ्रा और वो चीजें नहीं है, वो क्लाइमेट नहीं है, तो वो वहां पे अननेसेसरी डिले। तो ऐसे भी हर कंट्री का जो अननेसेसरी डिले होगा, ग्लोबल आउटपुट लॉस होगा, जिसके कारण क्या है, जो आपका टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, वो थ्रेटेड रहेगा, है ना, वो कहीं ना कहीं अचीव ना होने का हमेशा शंका डर बना रहेगा। आई बात समझ में। तो रिलोकेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, मूविंग फॉरवर्ड्स जियो पॉलिटिकली अलाइंड कंट्री, जो जियो पॉलिटिकली अलाइन है, सेम सोच वाले हैं, वही जो है आपस में अपना इकोनॉमिक ये ज्यादा देखेंगे। समझ रहे हैं बात को। इस सिंपल समझ लीजिए कि आपका रशिया और यूएसए एक हो गया तो काम बहुत रेयर ही करते हैं, है ना, साइंटिफिक और एक दो इंडेवर छोड़ दिया जाए तो वही सब चीजें हैं कि यहाँ पे वो समझना है कि सब जो सेम थिंकिंग वाली जो कंट्री है वो उसमें एक साथ काम करेगी, वही आपस में जो है एफडीआई करेगी एंड ऑल।
ओके। इससे क्या होगा, हिंडर मल्टीलैटरिज्म। इसके कारण जो मल्टी, देखिए अब ये तो आप कर सकते हो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे के लिए, लेकिन क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, ये सब तो ऐसी चीजें ना जो सारे देश को मिलके, दुनिया के सारे देश को मिलकर करनी है, तभी एक नेट रिजल्ट आ पाएगा। तो उस पर को भी हिंडर कर रही है उसके प्रोसेस को, है ना, उसके हिंडर कर रही है, उसको भी रोक रही है, अवरोध डाल रही है उसके प्रोसेस को, किसके, मल्टीलैटरिज्म के। तो ये भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब काफी अच्छे से जो है मेंस में लिखा जा सकता है, ये सब पॉइंट्स, है कि नहीं। अब फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू जो है आपका जीएफ की बात की जाए, ओके। ग्लोबलाइजेशन टू जो आपका जीएफ है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, अब उसकी यहां पर बात की जाएगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, कवर हमें करना है। देखिए, राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सबसे ज्यादा राइज जो हुआ ग्लोबलाइजेशन का वो 1980 से 2000 के बीच में हुआ, और वो पीक पकड़ा आपका 2000 से 2010 तक, ओके। इसलिए उस समय आप देखते होंगे काफी ज्यादा एफडीआई भी अच्छा था, एफडीआई आज भी हमारे देश में अच्छा है, बट उस समय काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स एंड ऑल ये था, क्योंकि उस समय ग्लोबलाइजेशन पीक पे था, ओके। तो ग्लोबलाइजेशन पीक पे था, तो किसी एक, कोई अकेला एक देश नहीं कर सकता कि जो करंट गवर्नमेंट है वो ग्लोबलाइजेशन को हटा देगी, नहीं। तो ये जो है राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हुआ उस समय। ग्लोबल ट्रेड जो है 39% था वर्ल्ड जीडीपी के, जो कि 60% हो गया 2012 तक। मतलब वो समझने वाली बात है कि अगर मानिए 1980 में 1000 करोड़ वर्ल्ड का जीडीपी था, जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल है ना, दिस इज नॉट द करेक्ट वन, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। तो 390 करोड़ जो है उसका एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड हो रहा था, ठीक है। अब जो है ये मान लीजिए 1 लाख करोड़ का हो गया यहाँ पे आके। तो ये जो 1 लाख करोड़ का हुआ, उसका 60% वर्ल्ड जी, मतलब 60,000 करोड़ का ट्रेड हो रहा था वर्ल्ड वाइड। तो कितना ज्यादा यहाँ पे ट्रेड है ये आप समझ सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अच्छा डेटा है। यू कैन कोट इट एनीवेयर एंड इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एज वेल। इसके बाद जो है आपका पीक ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए, वो हुआ जिसमें एफडीआई ट्रेड और ये सब कब से ज्यादा, कब कब हुआ ये, 2000 से 2010, ये याद रखेंगे। इसके बाद स्लो डाउन आने लगा। तो स्लो डाउन जो है उसके बाद नेचुरली आने लगा। राइजिंग इनइक्विलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि इनइक्विलिटी बहुत बढ़ गई, रिच रिच होते चले गए, पुअर भी जो उतने जो उन्हें पोवर्टी लाइन से बाहर आना था आए नहीं। तो ये सब के कारण क्या हुआ, ये हो गया कि बैकलिश, कि नहीं जो डेवलप्ड कंट्री है वो बस अपना पैसा कमा के ले जा रही है निचोड़ के, लेकिन उतना वेलफेयर बाकी कंट्री का हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है इवन बेनिफिट जो हुआ ग्लोबलाइजेशन, उसी स्लोबलाइजेशन आ गया। स्लोबलाइजेशन ये टर्म्स है, आपको लगे स्लोबलाइजेशन क्या, ग्लोबलाइजेशन स्लोबलाइजेशन करिए, ये स्लो हो गया ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। फॉल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फॉल की बात हो गई, स्लो तो हुआ था, फॉल ही होने लगा है। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन आने लगी, हमने देखा, हमने क्वाड से लेकर बाकी सब बात की। इंटेंसिफाइड वाया ट्रेड वॉर, सब ट्रेड वॉर हो रहे हैं, टेक डीकपलिंग हो रही है। इसके बाद अब टैरिफ वॉर देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है कि नहीं। तो ये जो है यहाँ पर एक मेजर कंसर्न बन के आया। आगे की अगर हम बात करें डोमेस्टिक सप्लाई चेन, इसीलिए भारत में क्या बोला, हमें सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कंट्री तो कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है, अपने अपने में ही जो है अपना, कोई फ्रेंड शो नहीं कर रहा है, कोई नियर शो नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बाकी फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली मिल रहा है। तो ये हमें इस पे सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, चाहे मिनरल्स हो चाहे किसी भी चीज पे हो। तो इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है। काबिल, मैं तेरे काबिल हूं या काबिल नहीं। तो ये जो काबिल है, ये दूसरे कंट्री में जाके मिनरल्स का क्या करना, एक्सप्लोरेशन करना, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट। भाई भारत देश में काफी कमी है इसकी, बट अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली में काफी है। तो इंडियन कंपनी वहां पे जाके एक्सप्लोरेशन कर रही है, सिक्योर कर रही है, ठीक है, मिनरल सप्लाईज को, ओके। ओवरसी एक्सप्लोरेशन भी कर रही है, हेल्प भी कर रही है उनको, ताकि हमारा जो यहाँ पे टाई अप रहे और हमारे पास ये चीजें हमेशा आती रहे। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, तो विदेश विदेश से ही है। तो ये आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में कंक्लूड कर रहा है कि इंडिया का जो सक्सेस है, जो कि हम चाह रहे हैं कि 2047 तक एक विकसित देश बन जाए, उसके लिए हमें अडेप्ट करना पड़ेगा जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन को, फोकस करना होगा डोमेस्टिक रिफॉर्म को, इनोवेशन को, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू ड्राइव सस्टेनेबल गोल एंड सिक्योर इट्स ग्लोबल पोजीशन, ओके। ठीक है। अब भारत के जो है यहाँ पर फर्स्ट, ये जो इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जो बात की गई, वो डिकेड 10 साल पूरे कर चुका है,
ओके, उसकी जो है 10 साल पूरे कर चुका है। तो ये जो है यहाँ पे कोट दिया गया, यू कैन पॉज एंड राइट, कि कोट है ये सिंपल सा। ये जो है श्री जयशंकर जी ने दिया है उनकी किताब में, द इंडिया वे। तो द इंडिया वे किसने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है जयशंकर जी ने लिखा हुआ है। क्लियर। इसके बाद जो है हमने ऑलरेडी जो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें देखी हुई हैं, कि वो साउथ इंडिया की आर्क ऑफ हॉस्टिलिटी, ये सब जो है आप पे चर्चा ऑलरेडी किया हुआ है ना। कि अब नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, तो बाकी अगर कभी हमें लगता है कि नहीं कुछ कमी है या कुछ और ऐड हो सकता था, तो वो हम कमेंट्स में जैसे कि ऐड किया था पहले, वैसे ही ऐड कर देते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडियाज नेबरहुड का, कि ऑब्वियस ही बात है, विद साउथ एशियाज इंट्रा जनरल ट्रेड एट जस्ट 5%, सिर्फ 5% का ट्रेड होता है इसके आसपास। उसे बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लें, स्टेबल साउथ एशिया रहे। तो ये सब जो है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी कंट्री जो है एनएफपी की, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो ये सब भी कंट्री है। पाकिस्तान इसका पार्ट है, याद रखना है, बिम्स्टेक का नहीं है। तो वो उस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट ये सब भी जो चीजें हैं हो जाती हैं। अब की एक्सपेक्ट की अगर बात की जाए, तो बांग्लादेश में जो है मोंगला सी पोर्ट राइट्स एंड रेल ट्रांजिट इन जुलाई 2024, जो कि रिड्यूस करेगा कॉस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, कि अब बांग्लादेश होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जा सकते हैं। ठीक है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 विजिट फर्स्ट इन 17 ईयर। बताइए, हम भले बोलते हैं कि बहुत बार होता है कि मोदी जी तो एरोप्लेन मोड पे ही रहते हैं, है ना, ये मजाक बन जाता है। नॉर्मल सी बात है, 17 साल तक पड़ोसी के यहाँ भी हम नहीं गए, फिर हम शिकायत करते हैं ना, शहर में भी वही हाल है कि भाई एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं पूछता। हम ही इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 17 साल में जो है यहाँ पे विजिट किया था। मालदीव की भी बात की जाए तो ग्रेट माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ब्रिज, इसके बाद जो है हनी मेदू एयरपोर्ट, ये सब जो है यहाँ पर भारत के प्रोजेक्ट्स हैं। बांग्लादेश में जो है आपका ट्री पार्टी पावर ट्रेड, इसमें क्या हो रहा है, नेपाल जो है वहां पे एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, तो भारत के थ्रू कहाँ भेज रहा है, बांग्लादेश में भेज रहा है। तो भारत इसमें हेल्प कर रहा है, अपनी जमीन दे रहा है, इंफ्रा दे रहा है ना। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही है। इनका जो डेफिसिट है, कमी है, इनका फायदा हुआ, नेपाल का भी फायदा हो गया कि वहां पे वो बेच पाए, क्योंकि इंडिया के पास तो ऑलरेडी अब इलेक्ट्रिसिटी काफी है। तो ये यहाँ पर देखिए 40 मेगावाट का, या फिर ट्राई पार्टी, तीन पार्टी मिलकर एक अच्छा रिजल्ट ला रही है। ये भी काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा उदाहरण है। फिर मालदीव जो है स्टेडी फाइनेंशियल सपोर्ट टू मालदीव, हमेशा जो है मालदीव में सपोर्ट करते रहे। जैसे करेंसी स्वैप की बात की गई है कि भाई आप हमारे करेंसी के थ्रू जो है आप चीजें सामान खरीद लें, बेच लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि काउंटर कर रहा है चाइना के डायरेक्ट बैलेंस ये इन्फ्लुएंस को। ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ की भी अगर बात की जाए, तो जो वैक्सीन मैत्री है थी, वो मालदीव और भूटान फर्स्ट रेसिपिएंट थे जिन्हें ये मिली थी। कितनी बड़ी बात है, मालदीव और भूटान। और ये मालदीव आज गोबर तोबर और क्या क्या अननेसेसरी कमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा नफरत भरी हुई है धर्म के आधार पे और बाकी चीजों के आधार पे। तो वो बहुत यहाँ पर गलत है। ठीक है। ये और उसके बाद चाइना तो है ही सबको बर्बाद करने के लिए, गलत यहाँ पे पोक करवाने के लिए। तो ये यहाँ पे ये सब चीज भी जो इन्हें समझनी चाहिए कि जान बचाने के लिए जो है भारत आता है, हर चीज में हेल्प करता है, और अब उसी के साथ ऐसा कर रहा है। श्रीलंका को भी जो भारत ने $4 बिलियन का फाइनेंशियल फाइनेंस दिया था इकोनॉमिक क्राइसिस में, कि भाई आईएमएफ देना नहीं चाह रहा था, चाइना बोल रहा था हमारा लोन वापस करो, पढ़ने के लिए पेपर नहीं, पेट्रोल नहीं, कुछ नहीं, बहुत बर्बादी पे था। तो भारत ने $4 बिलियन का सपोर्ट किया था, जो कि काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है श्रीलंका पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सब जो किया हुआ है। बाकी इंस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबर कंट्री जो है, तालिबान का टेक ओवर होना, इधर भी मिलिट्री कूप हो जाना 2021 में म्यांमार में, 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस आना श्रीलंका में। तो भारत तो फिर भी सेफ चल रहा है। मालदीव पॉलिटिकल टर्बुलेंस आना, न्यू गवर्नमेंट आई है। नेपाल का भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलता ही रहता है हमेशा, कि वरना भारत से पंगा लेता रहेगा, क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया है। श्रीलंका में पोटेंशियल रेफ्यूजी इन्फ्लक्स काफी बढ़ गया है। तो ये सब जो इंक्रीज इंसर्जेंसी एंड रेफ्यूजी फ्लो म्यांमार में, सेफ्टी ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में हमने काफी ये इन्वेस्ट किया है, तो उसकी सेफ्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नहीं। बांग्लादेश की बात की जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिंस 2024,
कि जैसे कि रेजिग्नेशन दिया है वहां पर वहां के प्राइम मिनिस्टर ने। इलीगल माइग्रेशन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, थ्रेट टू प्रोजेक्ट लाइक अखूरा अगरतला रेल लिंक। तो ये सब जो है काफी यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरा दिक्कत क्या हो जाती है कि इंडिया को ना बाकी सब बिग ब्रदर समझते हैं, बड़ा भाई ये डिक्टेट करेगा। अच्छा दिक्कत है, लाओ हम हेल्प कर देते हैं। अच्छा दिक्कत है, ये करो। वो बिग ब्रदर वाली छवि को भी दूर करना है भारत को, कि हम आपके दोस्त हैं, आपके साथ हैं, हम कोई ऐसा बिग ब्रदर नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है इंडिया का अभी भी कुछ डिस्प्यूट्स अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो कि बांग्लादेश के साथ शेयर करता है पानी। तो इसके बाद जो इलीगल फिशिंग जो श्रीलंका वाटर्स में होती है और जो हमारे वाटर में आ जाते हैं, उसके कारण जो इश्यू होता है, वो भी जो है इलीगल फिशिंग, ये भी एक डिस्प्यूट है। फिर काला पानी डिस्प्यूट नेपाल के साथ, जो कि अभी ये सब क्या है, अनरिजॉल्व है। ठीक है, तो अभी प्रॉपरली ये सब कुछ रिजॉल्व हुआ नहीं है। अब मेन जो है आपका चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। इंडिया कितने भी एफर्ट डाले, चाइना इंक्रीज प्रेजेंस इन साउथ एशिया। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा एयरपोर्ट खरीदे, हम्बनटोटा पोर्ट खरीदा। इसके लिए जो प्रीवियस मंथ में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वहां पर जो है हम्बनटोटा पोर्ट के लिए क्या किया भारत ने, हम्बनटोटा एयरपोर्ट खरीदा, वो भी लॉस में जाके, ताकि उसे देख सके। बट वो हमारे से करीब तो आ चुके हैं ना। फिर नेपाल एंड बांग्लादेश की बात की जाए, तो बीआरआई प्रोजेक्ट्स जो है, मालदीव कंटिन्यूज टू चैलेंज इंडियाज रीजनल डोमिनेंस। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर ये आपको देखने मिलेगा चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के कारण। ओके, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है यहाँ पर हो गया। बाकी इसमें वही है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में क्या करना है, सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, संवाद करो, डायलॉग करो, बात करो, शांति, पीस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर आएंगे। ट्रायंगुलर पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, ट्रायंगुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि मानिए एक जैसे ट्रायंगुलर पार्टनरशिप आपने देखा ना, नेपाल, भारत और बांग्लादेश, इन्हें इन्हें किया बिजली, इधर से भारत ने सपोर्ट किया, बांग्लादेश के पास पहुंच गए। तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं पावरफुल कंट्री बीच में इंडिया था जो कि सपोर्ट कर रहा था। वैसे ट्रिपार्टी में है कि एक पार्टी कुछ कोशिश करेगा, बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी कंट्री असिस्ट या हेल्प करेगी, और तीसरे के साथ, तो जिसमें कि तीनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो। तो ऊपर हमने एग्जांपल देख ही लिया है। तो वो कहना है यहाँ पर कि जो ओसीईडी और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उनने कहा कि ट्रायंगुलर पार्टनरशिप जो है होना चाहिए, जो कि इफेक्टिवली विल विल इन्फ्लुएंस इन डिवाइडेड एंड कॉन्फ्लिक्टेड वर्ल्ड। वर्ल्ड काफी डिवाइड और कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, इसलिए ट्रायंगुलर पार्टनरशिप जो है काफी ज्यादा यहाँ पर फायदेमंद रहेगी। आई बात समझ में, कि वही एक पिवट रोल पार्टनरशिप दिखाएगा। जैसे आप, ये सिंपल है, जो आप अपने अभी देखा है, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश। तो वो ये वैसे आप एग्जांपल जो है अपने दिमाग में रखिएगा, तो आपको ये यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बस ये है कि भाई ओसीएडी और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने स्ट्रेस किया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम ये देखें, इन डेप्थ भी अगर और इन्फॉर्मेशन लें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ओसी ओईसीडी, वो एग्जैक्टली क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या भारत इसका हिस्सा है? आंसर इज जी नहीं, भारत इसका हिस्सा नहीं है। तो ये सब कुछ इस तरीके से जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, सब कुछ। बट ये की पार्टनर जरूर है, ओईसीडी का की पार्टनर है। सर्वे और ये सब चीजों में हमेशा रहता है, लेकिन मेंबर नहीं है। ये जो है 1961 में बेसिकली फाउंड किया गया था। मेजर इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूएसए वगैरह है। जिसके आप देख सकते हैं 38, ये सबके सब आपको लगभग लगभग वही फिनलैंड, फ्रांस, ये लगेगा कि हाँ, इधर की जो है मेजर कंट्रीज यहाँ पर हैं। ओके। इसमें क्या माना गया कि मोस्ट ओईसीडी जो मेंबर्स है वो हाई इनकम इकोनॉमीज है, विथ अ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है। और वो कहीं ना कहीं एक डेवलप्ड कंट्री की तरह यहाँ पर आते हैं, कि भाई वो डेवलप्ड कंट्री है और सपोर्ट करने का काम है फ्री मार्केट इकोनॉमीज को। ओके। तो आई बात समझ में, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल गया। 38 ही मेंबर है, इंडिया मेंबर नहीं है। की पार्टनर जरूर है, बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा यूएसए के अलावा, अगर हम देखें यूएसए जापान के अलावा, तो मोस्ट ऑफ दो देम है वो यूरोपियन कंट्रीज ही रहती हैं, यूरोपियन कंट्रीज ही रहती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ये यहाँ पर ट्रायंगुलर पार्टनरशिप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल हमने ऑलरेडी दे ही दिया है, जो कि मैं पहले देखा, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। वैसे ही बाकी जो है आप कर सकते हैं।
अब ट्रायंगुलर पार्टनरशिप में क्या है भाई, डोनर्स भी जो है जैसे चाइना, इंडिया, ब्राजील, हम बोलते हैं हमारे पास कुछ है ऑप्शन, तो चलो हम मिलके कुछ कर लेते हैं। ओके, हम सोलर में अच्छे हो गए, हम इसमें अच्छे हो गए, हम उसमें अच्छे हो गए। तब एक कंट्री या दूसरी कंट्री मिलके जो है यहाँ पर फिर वो उस तरीके से काम करती हैं। चाइना का भी इन्फ्लुएंस जो है काफी ज्यादा है, वो हर जगह है ही। तो ये इसलिए जो है ट्रायंगुलर पार्टनरशिप यहाँ पर निकल के आई है। चैलेंज ऑफ ट्रायंगुलर पार्टनरशिप की पावर इम्बैलेंस एंड ट्रस्ट इश्यूज ये बने रहते हैं कि भाई ओवर शेडो ना कर दे रेसिपिएंट कंट्री के इंटरेस्ट को, है कि नहीं। हेसिटेंट ऑफ रेसिपिएंट कंट्री, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट रेसिपिएंट कंट्री पर्टिकुलरली इन अफ्रीका find it cumbersome to abide by European notion of sustainability and their required norms and standard। तो उसके साथ काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चाहते हैं कि भाई आप ज्यादा कार्बन निकाल रहे हो तो कार्बन टैक्स भरो, और हम तो इतना कम कार्बन निकालते हैं, बट आपने जो निकाला पहले, जितना बर्बादी की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया तो पहले आप ही के पास आया है, कितना नुकसान आपने दुनिया को किया है, तो आपको एक्चुअली देना चाहिए आज के टाइम में, पर आप बाकियों का डेवलपमेंट रोक रहे हो। तो ये सब जो है यहाँ पर चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है। इसके बाद इंडिया यूएसए रिलेशनशिप की बात की जाए, तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे भारत के वहां पे गए हुए थे विजिट में, यूएसए के। अब ये रिलेशनशिप वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा जो है क्वाड में से लेके बाइलेटरल रिलेशनशिप हर जगह जो है यहाँ पर ये काफी अच्छा है। इंडिया जो है यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि और अगले 10 साल तक के लिए एक अच्छे से एक डिफेंस डील करके रख ली जाए। आपको लगेगा सर इतना क्या खर्च करने की जरूरत है, ये अगर मानिए ना आज डील है तो आपको निश्चिंती है कि मेरे पास 10 साल में ये आएगा, दूसरी कंट्री को बेचेगा तो पहले हमें पता चलेगा हमारे पास वो है। अदरवाइज हमसे डील कैंसिल करके आसपास के पाकिस्तान, चाइना इधर उधर दे दे, तो हम खुद थ्रेट पे रहेंगे। तो जब तक हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं हो जाते टेक्नोलॉजी वाइज, कैपेसिटी वाइज, तो तब तक जो है ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिग्निफिकेंट कहा जाए रोबस्ट इंडिया यूएस रिलेशनशिप का, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एडवांस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। यूएसए जो है टॉप मोस्ट मार्केटाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए, कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहीं करता है तो वो जो है आपका यूएसए ही है। हमारा जो है यहाँ पर बाकी जगह फिजिकल डेफिसिट में रहते हैं तो या सरप्लस में रहते हैं, तो ये इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे रिलेशन अच्छा से अच्छा बनाए रखना। क्वाड की हमने बात वैसे भी पहले भी की है, तो बार बार ये आते ही रहता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट टू सपोर्ट एन ओपन स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। कि इंडो पैसिफिक क्योंकि काउंटर करना चाइना को, चाइना जो है इंडो पैसिफिक में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्पेशली इन पैसिफिक। तो वहां पर एक तरीके से यहाँ पर क्वाड बनाया गया कि वहां पे उसे घेरा जा सके और ये सब चीज ना वो कर पाए। ठीक है। यूएस रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, तो ये अच्छी बात है कि मेजर डिफेंस पार्टनर मानता है। स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन जो है यहाँ पर के साथ है। ठीक है, के साथ जो है यहाँ पर है। इसके बाद देखेंगे एक्सपांडिंग स्पेस आउटरीच, निसार। तो ये जो निसार है ये है आपका नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो इस तरीके से जो रेडार यहाँ पर बना रहे हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। यूएसए जो है इमर्ज एज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो है एलएनजी इंडिया को देने में लगभग जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर बन के आया है। सोचिए आसपास में ही बाकी कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज और ये सब, बट फिर भी इतने दूर जो है इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पा रहा है। आई बात समझ में। फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशनशिप, क्या क्या फैक्टर्स भाई, मेन है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है तो डर के मारे भी जो इंसान होता है कि थोड़ा यार एक हो जाते हैं अभी, अभी जरूरी है। ठीक है, अभी जो जरूरी है। इंडियाज रिकॉग्निशन एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, तो इंडिया एक तो ये भी रीजन है चाइना का, भैया ये भी तेजी से बढ़ रहा है। जब तेजी से बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंट्री जुड़ा रहना चाहेगा, ये रहना चाहेगा। आप सबको भी जैसे लग रहा है कि हाँ ये चैनल काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है हमारे लिए, बैलेंस भी कर रहे हैं हर चीज को, तो वही चीज रहती है हर जगह यहाँ पर निकल के आती है। नॉन अलाइन नेचर की बात की जाए इंडियन फॉरेन पॉलिसी, लाइक बैलेंसिंग रिलेशन बिटवीन रशिया एंड यूएस अप्रोप्रिएटली, तो ये है कि इंडिया का एक नॉन अलाइन नेचर है, ना वो रशिया की तरफ है पूरा, ना वो यूएसए की तरफ है, तो दोनों को बैलेंस कर पाता है। बाकी तो है कि चाइना पूरा रशिया की तरफ है, बाकी सब जो है यूरोपियन कंट्री पूरा यूएसए की तरफ है, तो हम वो नहीं है, है ना। हमने तो देखा क्रूड ऑयल भी खरीदा है अभी,
कितना बवाल मचा था, लेकिन हमने कहा नेशन फर्स्ट हमारा, आप दे दो उसे सस्ते में, आपसे लेंगे, वो दे रहा है तो क्यों ना ले, और आप इतना एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ इसलिए खर्च करें, अरबों डॉलर्स, कि आपका भला हो सके। नहीं, ये गलत है। तो हमने वही कहा कि किसी के डर में भी नहीं है, स्वतंत्र है, सॉवरेन है, तो ये काफी तारीफ की बात भी होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी अच्छी है। ठीक है। एडॉप्शन ऑफ डी हाइपेनेशन पॉलिसी बाय यूएस इन इट्स रिलेशन विद इंडिया एंड पाकिस्तान। एक वो पॉलिसी भी कहीं ना कहीं एक डिहाइफिनेशन पॉलिसी है, कि इंडिया और पाकिस्तान के केस में अगर देखा जाए, कि इंडिया को जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है ज्यादा यहाँ पे करते हुए दिखता है। ठीक है। आई बात समझ में? जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस की बात की जाए तो इंडिया फॉलोज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है, लाइक इंडिया इज पार्ट ऑफ क्वाड, क्वाड का है, बट वो ये नहीं चाहता कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस बन के रह जाए, वो चाहे ना। और इंडिया स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर भी जो था, तो ये भी देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस है। हम नहीं चाहते कि ये सिर्फ मिलिट्री की तरह रहे, हम चाहते हैं बिजनेस की तरह क्वाड रहे। इसके बाद जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उस पर हमारा स्टेस हम वोट डालने ही नहीं गए, है ना। तो इससे भी पता चलता है कि हमारा इंस्टेंस बाकी से कितना अलग है और एकदम सही है, एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, आई बात समझ में? इसीलिए जो बीच बीच में बोलते हैं कि अमेरिका बोलता है आपको सैंक्शन दे देंगे, सैंक्शन लगा देंगे चीजों पे, बिजनेस पे, इस पे, कि आप जो है रशिया से S-400 खरीद रहे हो और बाकी चीजें। तो फिर भी ये करता है और बाद में जो है वेवियर मिलता है, इंडिया को वेवियर दिया जाता है कि नहीं ठीक है चलेगा, इंडिया का जो है रशिया से काफी एक अलग ही तरीके का रिलेशन रहा है, तो हम इसके बीच में नहीं आएंगे। क्योंकि वो ये भी नहीं चाहता कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट हाथ से निकल जाए, तो चाइना को काउंटर कर सकता है, वो हाथ से निकल जाए, जो इंडियन ओशियन में जो मेजर प्लेयर है इंडिया, वही निकल जाए। तो सबकी जो है अपनी अपनी अलग चीजें होती हैं। अब देखिए इंडिया यूएस जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ना, तो ये सब भी जो है हमने यहाँ पर देखा हुआ है, इंडिया यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ये देखिए प्रेस बजट में आया हुआ है। तो यहीं से सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए यहाँ पर डाली हुई है, कि 100 गीगावाट जो है न्यूक्लियर, गीगावाट जो है न्यूक्लियर एनर्जी बाई 2047 की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, कि 2047 तक क्या करें हम, 100 गीगावाट जो है न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हो। अब इसमें जो है और अमेंडमेंट भी किया जा रहा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में। क्यों? अब हुआ क्या, कि सबसे पहले एक बात, कि 3 डिकेड से जो यूएसए है, वो यहाँ पर हमारे साथ कोई न्यूक्लियर डील नहीं कर रहा था। ठीक है, आगे आएगा। अब वो न्यूक्लियर डील नहीं कर रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए लाफिंग बुद्धा और ये सब किया, तो हमने टेस्ट किया हमारे न्यूक्लियर पावर को, तो उन्हें फिर दिया ही नहीं। 3 डिकेड्स बहुत बड़ी बात है, तो ये डील इसलिए इंपॉर्टेंट है, कितने सालों बाद यहाँ पर ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। अब इसके बाद क्या है, जब ये सब हम कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसमें चेंजेस ला रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? भोपाल गैस ट्रेजेडी हमने देखी, तो ये सब होने के बाद क्या कहा, ये सब एक्ट के थ्रू, जो डैमेज एक्ट, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा है, वो भी यहाँ पे गिल्टी होगा, कि आपने इस ढंग की सप्लाई नहीं की, आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट था, और इसी के कारण ऐसा ये सब चीज हुई है, तो उनको भी डैमेज भरना पड़ेगा। लेकिन लोग बोले यार हमने सप्लाई कर लिया, आप टेस्ट करो, सही है तो इम्प्लीमेंट करो, ऐसे कैसे आप हमको बोल सकते हो? तो इसी कारण जो है, जो प्राइवेट कंपनीज है यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करती थी, सप्लाई भी नहीं करती थी, तो बहुत अलग अलग यहाँ पे ये थी। तो उसी को यहाँ पे चेंज करने की बात की जा रही है, कि ऑनरशिप आप अपने हाथ में ले, कुछ गलती है तो हमारी गलती है, ना कि सप्लायर को बोल दिया जाए। सही भी बात है, अगर सप्लायर का मानिए सप्लाई क्यों सही नहीं है, आप इतना टेस्ट करिए, उसको मना कर दीजिए, ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, लेकिन आप कल लोग ये नहीं बोल सकते यार आपने दिया था ये यूरेनियम आपका था, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने बनाया था और इसमें इश्यू हो गया, तो आपको भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो चीजें थी यहाँ पर थी सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में। आई बात समझ में? ये चलिए यहाँ पे आपको आ गया होगा। बैकग्राउंड की बात की जाए तो वही जो कहा कि पहले सैंक्शन दे दिया 1974 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, फिर जो इंडिया एग्रीड ऑन सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन, फिर यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है, और 123 एग्रीमेंट भी कहा गया, अंडर सेक्शन 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट वाज फाइनलाइज्ड। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सब यहाँ पर फाइनलाइज हुआ। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वेवियर की बात की जाए, तो डिस्पाइट बीइंग अ नॉन सेक्रेटरी टू नॉन
प्लोरिफिरेशन ट्रीटी, तो एनपीटी भारत ने क्या साइन की है जी? नहीं, आज तक साइन नहीं किया। ठीक है, फिर भी जो है हमें यहाँ पर एनएसजी में क्या किया गया, एंट्री दी गई। ठीक है, इसमें जो है एंट्री दी गई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका इंडिया यूनिक पोजीशन इन इंडिया यूएस सिविल एग्रीमेंट, तो इसमें जो है इंडिया का काफी ज्यादा यूनिक पोजीशन रहा है, क्योंकि देखिए हमने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, नो एक्सप्लिसिट टर्मिनेशन क्लॉज फॉर न्यूक्लियर टेस्ट, प्रिजर्विंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, फिर फ्यूल रिप्रोसेसिंग, रिप्रोसेसिंग तो मैंने फ्यूल रिप्रोसेसिंग किया, कांस्टेंट फॉर रिप्रोसेसिंग ऑफ यूएस ओरिजिन स्पेंट फ्यूल हैज बीन सिक्योर्ड, अब तो हमें ये मिल गया है, पहले नहीं था। इंडेड द इंडियाज न्यूक्लियर आइसोलेशन, यही जो कहा कि लगभग लगभग 3 डिकेड की जो बात की है, यूएसए ने बैन कर रखा था, इसको अब क्या है यहाँ पे साइड लाइन किया है। आई बात समझ में? फिर लेजिटिमाइज्ड इंडियाज न्यूक्लियर स्टेटस, तो इंडिया का जो न्यूक्लियर स्टेटस है उसे कहीं ना कहीं लीगल मान लिया गया कि ठीक है इनके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर सब कुछ है, बिना एनपीटी साइन किए, तो काफी बड़ी बात हो गई। allowing access to international nuclear technology and fuel the same time permitting it to maintain its nuclear weapon program। ठीक है, तो कोऑपरेट करना है एग्रीमेंट में फ्रांस, रशिया, यूके, जापान एंड कनाडा इनेबल्ड पीसफुल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लाइक जीतापुर और कुंडलमपुर प्लांट। अब यूएसए तो आ ही रहा है पार्टनरशिप में, इसके पहले फ्रांस, रशिया, यूके, जापान, कनाडा, इन सब ने भी मिलकर जो है जैतपुर और कुंडलमपुर प्लांट्स में काफी अच्छा यहाँ पर काम किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आई बस समझ में? इनहेंस डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है डोमेस्टिक सिक्योरिटी को ये काफी ज्यादा बढ़ाएगा, आज की जब हमारे पास टारगेट भी देख रहे हैं 100 गीगावाट का है, ये काफी ज्यादा जो है सिक्योरिटी भी हमारी बढ़ाने वाला है। ओके, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में। तो इंडिया फ्रांस जो रिलेशनशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ पर बेसिकली किया गया है, ये आप हल्का सा यहाँ पर ये याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो हल्का सा आप याद रख सकते हैं। ओपननेस इन एआई, अकाउंटेबिलिटी इन एआई, एआई फॉर पब्लिक ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेटाइजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन एआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात चल रही है कि एआई को भी अकाउंटेबल होना चाहिए डिजाइन डेवलपमेंट और हर चीज में। ओपननेस इन एआई, एक रेजिलियंट इकोसिस्टम होना चाहिए टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ओपन मॉडल्स। ठीक है, जिसमें कि जो है सब कुछ ओपन मॉडल हो, हर कोई वहां पे उसे एक्सेस कर सके, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ये हर कोई एक्सेस कर सकता है, तो वही पे ये सब बात निकल के आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रांस फॉर इंडिया, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सीधे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है आपका अगर ऑप्शनल है, और वैसे भी काफी आईआर के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो ये जो है आपका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, बोथ नेशन वैल्यू इंडिपेंडेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, फिर ये सपोर्ट फॉर इंडियाज इंटरेस्ट, तो ये सब कुछ जो है आपको दिखेगा कि भाई P5 नेशन में है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में सीट देने की भी बात चल रही है। इंडिया फॉलोड नॉन अलाइनमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, फ्रांस लेफ्ट नेटो मिलिट्री कमांड इन 1966, तो उन्होंने नेटो छोड़ा, तो कहीं ना कहीं हमारा सिमिलर नेचर जो है आपको यहाँ से दो कंट्री का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इकोनॉमिक की अगर बात की जाए इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप में, तो $13 बिलियन के आसपास है, विद एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया क्रॉसिंग $7 बिलियन। ठीक है, तो $13 बिलियन का मार्क जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अचीव किया है। हॉरिजन 2047 जो है वाज लॉन्च्ड ऑन 25th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हॉरिजॉन 2047 जो है ये रोड मैप लॉन्च किया गया था 25 साल की एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर कवर अप हुआ। अगर हम इंडिया फ्रांस रिलेशन की बात की जाए, तो ये बेडरॉक इन न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, फ्रांस इज ऑफर्ड टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन जीतापुर। ठीक है, फ्रांस ने ऑफर किया जीतापुर, बट चैलेंज रिमेन इंक्लूडिंग हाई कॉस्ट, डिले एंड कंसर्न ओवर इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के कारण जो है ये भी सब घबरा रहे थे, रुके हुए थे कि नहीं अभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, साल 2 साल जो भी है। ठीक है, ताकि ये जो आपका रिलेशन है, डैमेज एक्ट
टाइम आप लीजिए कि जब भी कुछ ऐसा एक्ट आए कि जहां पर ये सब चीजें हटे तभी हम करेंगे, तभी जो है हम यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक कर देता है। ट्रेड बैरियर एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, इंडिया एक्सपोर्ट फेस रेजिस्टेंस इन फ्रांस, फ्रांस में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है स्पेशली एग्रीकल्चर पे, जिसमें कि क्या है, एसोसिएट अपोजिशन टू रिकॉग्नाइजिंग बासमती एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको जीआई टैग जो है वहां पे मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कि भाई ये जीआई टैग का है इंडिया का, ये सब मान नहीं रहे। तो ये अलग 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 तरीके से आपने यहाँ पर इशू देख लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ये है कतर। तो कतर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया यहाँ पर बहुत बाइलेटरल ट्रेड जो है $28 बिलियन तक अगले 5 साल में ले जाने वाला, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और कतर जो है इंडिया का लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर है, जो कि लगभग 40% इम्पोर्ट एलएनजी का कहाँ से होता है, वो होता है आपका कतर से। ठीक है, वो जो होता है कतर से। इंडिया कम्युनिटी ऑफ ओवर 8,30,000 इन कतर स्ट्रेंथन कल्चरल बॉन्ड, तो इसके कारण जो है कल्चरल बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी जो है लगभग 8,30,000 से ज्यादा है वहां पे। ओके, अब बिम्स्टेक की अगर बात की जाए, तो ये ये जो बिम्स्टेक में अभी क्या नया आया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने पहली बार बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी स्टोरल सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन युद्ध जो है सबमिट किया है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये जो एस्टेब्लिश हुआ है 1997 में, साइंड बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन, मेंबर जो है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये हैं। अब प्रमोट कर रहे हैं रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट का ये सोशल प्रोग्रेस एंड इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी, कि भाई आपका एक प्रॉपर हार्मोनी हो, डेवलपमेंट बढ़िया होता रहे, सोशल प्रोग्रेस होती रहे, शांति रहे, स्टेबिलिटी रहे, किस रीजन में, बे ऑफ बंगाल के रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज कही जा रही है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल वर्ड है तो ये याद रखना है क्रिमिनल, कि ये इसमें इंडिया का इसका पार्ट है जी नहीं, तो ये जो वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया, इसराइल, यूएस, रशिया एंड चाइना इसका पार्ट नहीं है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी यूनाइटेड नेशन का पार्ट तो ये है ही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इतना ही प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, तो बस इतना ही याद रखना है कि जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, वहां से माली, बुर्किनो फासो और नाइजर, इनने क्या किया, मिलिट्री रूल को ऑफिशियली छोड़ दिया है। वेस्ट अफ्रीका रीजनल ब्लॉक, ये जो है आपका यहाँ पर फॉलोइंग डिप्लोमेटिक टेंशन के कारण यहाँ पर ये जो है इन्होंने छोड़ा है। ये आप हल्का सा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब पेट्रोल इंडिया में भी है, ऐसा तो है नहीं कि है नहीं, बट हम एक्सपोर्ट करते हैं क्या, नहीं, तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते। तो जो ऐसी कंट्री जो एक्सपोर्ट करती है, वो जो है यहाँ पर एक कमिटी उनकी होती है, तो वहां पर ब्राजील ने अप्रूव किया है एंट्री इनटू ओपीईसी प्लस। ठीक है, इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 12 ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशन। इंडिया जो इसका मेंबर नहीं है, इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। ये जो है आपका बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960 बाय इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। ठीक है, आई बात समझ में। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये यहाँ पर तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो बस जो है फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, फंडेड जो होता है रोमन स्टैचू जो है वो वहीं पे ही होता है। इसके बाद जो है हमने देख लिया इंडिया, इसराइल, ये सब जो है इसके मेंबर्स नहीं है। ओके, इसके बाद जो अबाउट IALA सेंट जर्मन इन लाही फ्रांस, ये जो है इस्टेब्लिशमेंट 1957 एज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह थे। इसके बाद जो है आपका ट्रांजिशन टू एनजीओ, ये जो है आपका IALA ट्रांजिशन फ्रॉम एनजीओ टू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन IGO, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर इनके थ्रू होता है। तो इंडिया यहाँ पर इलेक्ट हुआ है वाइस प्रेसिडेंटी ऑफ IALA। ठीक है, IALA में क्या है, वाइस प्रेसिडेंसी के साथ यहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ।
अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।